हेलो बच्चों, आज हम एमपी बोर्ड 2026 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। आज हम कक्षा 12वीं सब्जेक्ट बायोलॉजी चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है पारितंत्र, जिसे हम इकोसिस्टम भी कहते हैं। यह चैप्टर एमपी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर के अंतर्गत कम से कम 9 से 10 अंक के लिए पूछे जाते हैं प्रश्न। तो आपको आसान तरीके से समझकर इस चैप्टर को याद करना है। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ऑल आइकन बेल को प्रेस कीजिए। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है पारिस्थितिक तंत्र मीन्स पारितंत्र किसे कहते हैं। पारितंत्र के घटकों की व्याख्या कीजिए। पारितंत्र मीन्स इकोसिस्टम। हम क्या कहेंगे कि भाई इकोसिस्टम जिन रचनाओं से मिलकर बना होता है उन्हें हम पारिस्थितिकीय घटक कहते हैं। ये घटक दो प्रकार से इकोसिस्टम की रचना करते हैं। इसमें मुख्य रूप से दो प्रकार के घटक होते हैं। फर्स्ट होता है अजैविक घटक मीन्स अबायोटिक कंपोनेंट और सेकंड होता है जैविक घटक मीन्स बायोटिक कंपोनेंट। अजैविक घटक मतलब जिसके अंतर्गत निर्जीव घटक आते हैं और बायोटिक घटक मीन्स जिसके अंतर्गत जीवित घटक आते हैं। तो इन दोनों घटकों से मिलकर बनता है आपका पारितंत्र मीन्स इकोसिस्टम्स। हमें पता है कि इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले वैज्ञानिक A.G. टेंसले ने सन 1935 में किया था। हमें पता है कि अजैविक घटकों के अंतर्गत अकार्बनिक घटक आता है, कार्बनिक घटक आता है और जलवायवीय घटक आते हैं। हमें पता है कि अकार्बनिक घटक कार्बनिक पदार्थ बनाने में मदद करते हैं। ये कभी समाप्त नहीं होते हैं, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, फास्फोरस, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O आदि प्रमुख पोषक तत्व पाए जाते हैं तथा माइक्रोन्यूट्रिएंट एलिमेंट जैसे जिंक, मैग्नीज, कॉपर, बोरॉन आदि प्रमुख होते हैं। तो ये सभी अकार्बनिक पदार्थ मीन्स घटकों के अंतर्गत आते हैं। कार्बनिक घटक के अंतर्गत ये पदार्थ जीवों या पौधों के मृत अवशेषों से प्राप्त होते हैं तथा ये पदार्थ जैविक तथा अजैविक घटकों में संबंध स्थापित करने में सहायक होते हैं, जैसे प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, यूरिया एवं ह्यूमस आदि। तो ये कार्बनिक घटक के अंतर्गत आते हैं। और अजैविक के अंतर्गत लास्ट आने वाला होता है जलवायु घटक, मतलब इसमें सूर्य प्रकाश, तापमान, नमी, वर्षा आदि आता है। और हमें पता है कि प्रकाश की उपस्थिति में हरे पौधे क्या बनाते हैं, भोजन। कई जीव प्रकाश संवेदी होते हैं, अतः इनमें सूर्य प्रकाश का प्रमुख स्रोत होता है, मतलब सूर्य ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। इसका प्रभाव अन्य कारकों पर भी निर्भर होता है। तो आपको अजैविक घटक के अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण घटक बताने हैं, अकार्बनिक, कार्बनिक और जलवायवीय घटक। अब हमारा महत्वपूर्ण होता है इसमें जैविक घटक मीन्स बायोटिक कंपोनेंट। हमें पता है कि इसके अंतर्गत जीवित भाग आते हैं, मतलब पारितंत्र के जीवित भाग को जैविक घटक कहते हैं। ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। उत्पादक मीन्स उत्पादन करने वाले को उत्पादक कहते हैं। पारितंत्र में हरे पौधे स्वयं भोजन का निर्माण करते हैं, इसलिए वह स्वपोषित घटक कहलाते हैं। इसके अंतर्गत शैवाल, घास एवं पर्णहरिम युक्त पौधे आते हैं। प्रकाश संश्लेषी जीवाणु तथा रसायन संश्लेषी जीवाणु भी आते हैं। सेकंड आता है इसमें उपभोक्ता मीन्स कंज्यूमर्स। उपभोग करने वाले को हम उपभोक्ता या कंज्यूमर्स कहते हैं। पारितंत्र में वे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं उसे हम उपभोक्ता कहते हैं। और उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं गाय, बकरी, हिरण, खरगोश, कीट, चूहे आदि। द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं ये शाकाहारी मतलब मांसाहारी अथवा सर्वाहारी होते हैं और ये शाकाहारी जीव को अपना भोजन बनाते हैं, जैसे भेड़िया, लोमड़ी, मेंढक, पक्षी, मछलियाँ आदि। और थर्ड होता है तृतीय उपभोक्ता, ये मांसाहारी होते हैं। ये द्वितीय उपभोक्ता को खाने वाले मांसाहारी जीव तृतीय उपभोक्ता कहलाते हैं। ये स्वयं शिकार नहीं बनते, इसलिए इन्हें उच्चतम उपभोक्ता भी कहते हैं, जैसे बाज, चील, शेर, चीता, बाघ, बड़ी मछलियाँ, अजगर आदि। थर्ड आता है इसके अंतर्गत अपघटक, ये मृतजीवी होते हैं, जैसे जीवाणु, एक्टिनोमाइसिटीज तथा कवक। उत्पादक प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीय उपभोक्ता की मृत्यु के पश्चात
सूक्ष्म जीवों के द्वारा इनका अपघटन कर दिया जाता है, जिससे ये सरल कार्बनिक पदार्थों में टूट जाते हैं। इन्हें अपघटक कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको पारितंत्र के अंतर्गत जैविक और अजैविक घटकों को समझाना है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। खाद्य श्रृंखला मीन्स फूड चेन किसे कहते हैं, इनके प्रकारों को उदाहरण सहित समझाइए। क्या होती है फूड चेन? हमें पता है कि पारितंत्र में जीवों की भोजन से संबंधित श्रृंखला, जिसके एक सिरे पर उत्पादक व दूसरे सिरे पर सर्वोच्च उपभोक्ता होता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला या फूड चेन। एग्जाम्पल के लिए घास को टिड्डा खाता है, टिड्डे को मेंढक खाता है, मेंढक को सांप खाता है। तो इसे हम एक सरल रेखा में दर्शाते हैं। ठीक इस प्रकार से दर्शाते हैं हम। जैसे सेकंड एग्जाम्पल है, घास को कौन खाता है, हिरन, हिरन को कौन खाता है, शेर। इस प्रकार से सरल रेखा में खाद्य श्रृंखला को दर्शाया जाता है। तो आपको इस तरीके से इसको प्रिपेयर करना है। फिर खाद्य श्रृंखला मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है आपकी चारण खाद्य श्रृंखला, सेकंड होती है अपरदन खाद्य श्रृंखला, थर्ड होती है परजीवी खाद्य श्रृंखला। इन्हें आपको आसान तरीके से याद करना है और प्रत्येक का एक एक एग्जाम्पल देना है। खाद्य श्रृंखला बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है इस चैप्टर का। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, खाद्य जाल किसे कहते हैं, मीन्स फूड वेब, चित्र सहित समझाइए। हमें पता है कि पारितंत्र में विभिन्न खाद्य श्रृंखला मिलकर एक जाल का निर्माण करती है, जिसे खाद्य श्रृंखला मतलब खाद्य जाल या फूड वेब कहते हैं। इसमें खाद्य ऊर्जा का प्रवाह विभिन्न दिशाओं में होता है। एक खाद्य श्रृंखला का संबंध दूसरी खाद्य श्रृंखला से होता है। यह विभिन्न पोषण स्तर से भोजन प्राप्त करता है। इसको एक सरल आरेख के द्वारा दर्शाया जा सकता है, जो कि इस प्रकार है। इस प्रकार से खाद्य श्रृंखला को आरेखित करना है, जो कि एक प्रकार से एक जाल बनाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जाल में अंतर लिखिए। ये बहुत बार एमपी बोर्ड परीक्षाओं में पूछा गया है। तो खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में कम से कम आपको 4 अंतर करने हैं। पहला अंतर होता है, खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत पारितंत्र में जीवों की भोजन से संबंधित श्रृंखला, जिसके एक सिरे पर उत्पादक व दूसरे सिरे पर सर्वोच्च उपभोक्ता होता है। खाद्य जाल में हम क्या लिखेंगे, पारितंत्र में विभिन्न खाद्य श्रृंखला मिलकर एक जाल का निर्माण करती है, जिसे खाद्य जाल कहते हैं। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह सरल रेखा में होता है। ठीक इसी प्रकार से खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह अनियमित होता है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा प्रवाह की गणना सरल होती है, खाद्य जाल में ऊर्जा प्रवाह की गणना जटिल होती है। खाद्य श्रृंखला में एक जीव केवल एक पोषण स्तर प्रदर्शित करता है, खाद्य जाल में एक जीव एक से अधिक पोषण स्तर प्रदर्शित कर सकता है। लास्ट है खाद्य श्रृंखला में, इसमें कोई कड़ी टूटने पर श्रृंखला नष्ट हो जाती है, लेकिन खाद्य जाल में कोई कड़ी टूटने पर खाद्य जाल नष्ट नहीं होता। इस प्रकार से आपको खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर को बताना है, जो कि एमपी बोर्ड परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, चारण खाद्य श्रृंखला एवं अपरदन खाद्य श्रृंखला में अंतर। ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है एमपी बोर्ड के लिए, तो इसको भी आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। हमें पता है जो चारण खाद्य श्रृंखला है और अपरद खाद्य श्रृंखला है, ये खाद्य श्रृंखला के प्रकार होते हैं। इसमें आपको अंतर बताने हैं। अगला वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि हर वर्ष पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में, तो इसे आपको अच्छी तरीके से करना ही है। पारिस्थितिक पिरामिड क्या है, इनके प्रकारों को चित्र सहित समझाइए। पारिस्थितिक पिरामिड मतलब स्तूप या शंकु क्या होता है। हमें पता है कि उत्पादक पिरामिड के आधारीय भाग बनाते हैं, उनके ऊपर प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता स्तर आदि आते हैं, और इन स्तरों को चित्र द्वारा निरूपित किया जाए तो एक स्तूप आकार मीन्स पिरामिड का मानचित्र प्रदर्शित होता है, जिसे हम पारिस्थितिक पिरामिड कहते हैं। पारिस्थितिक पिरामिड का विचार सर्वप्रथम चार्ल्स एल्टन ने सन 1927 में दिया था, अतः इन्हें हम एल्टोनियम पिरामिड्स भी कहते हैं। पारिस्थितिक पिरामिड मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, जीव संख्या का पिरामिड, जैव मात्रा मीन्स जैव भार का पिरामिड, और थर्ड होता है ऊर्जा का पिरामिड। ये तीनों पिरामिड बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि प्रत्येक वर्ष एमपी बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इसे आपको चित्र सहित याद करना है, अच्छे से प्रिपेयर करना है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि एमपी बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता है, एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का वर्णन कीजिए।
इसे अलग अलग तरीके से भी पूछा जाता है, जैसे ऊर्जा का 10% का नियम। हमें पता है कि किसी पारतंत्र में ऊर्जा स्रोत से ग्रहण की गई ऊर्जा को उत्पादकों से विभिन्न उपभोक्ताओं और अपघटकों की ओर भोजन के रूप में स्थानांतरण होने की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, ऊर्जा का प्रवाह। हमें पता है कि पौधों द्वारा भोज्य पदार्थों के रूप में संचित ऊर्जा का लगभग 90% स्वयं की जैविक क्रियाओं और उसके शरीर के बाहर ऊष्मा के रूप में निकल जाता है। शेष 10% भाग संचित भोज्य पदार्थ के रूप में प्राथमिक उपभोक्ताओं द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। इसी प्रकार प्राथमिक उपभोक्ता भी प्राप्त ऊर्जा का 90% भाग खर्च कर देते हैं और 10% भाग अगली पारतंत्र श्रेणी को स्थानांतरित कर देते हैं। इसी प्रकार से पारतंत्र में यह क्रम चलते रहता है और अंत में अपघटक मृत जीवों के शरीर में बची शेष ऊर्जा के कुछ भाग को बाहरी वातावरण में मुक्त कर देते हैं और कुछ का स्वयं उपयोग कर लेते हैं। इसी प्रकार से आपको इसे अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें से ऑब्जेक्टिव भी बनता है, तो आपको अच्छी तरीके से इसे याद कर लेना है। अगला प्रश्न है, पोषण स्तर क्या है, आरेख द्वारा समझाइए। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आपको इसे अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। अगला है, अपघटन की परिभाषा दीजिए एवं अपघटन की प्रक्रिया एवं उसके उत्पादों की व्याख्या कीजिए। ये प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और लास्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है इस चैप्टर का, प्राथमिक उत्पादकता क्या है, उन कारकों का संक्षेप में वर्णन कीजिए जो प्राथमिक उत्पादकता को प्रभावित करते हैं। ये प्रश्न एनसीईआरटी बेस पर आधारित है, तो आपको अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करनी है। तो इस प्रकार से इस चैप्टर के अंतर्गत आने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप अच्छी तरीके से याद करेंगे, उनके आरेखों को भी अच्छी तरीके से बनाकर देखेंगे और आपको अच्छी तरीके से इसको प्रिपेयर करना है, क्योंकि यह चैप्टर सबसे अधिक नंबर में पूछे जाने वाला होता है। आशा है कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ऑल आइकन बेल को प्रेस कीजिए। और इसी प्रकार से आपको नए नए वीडियो हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।